हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम डेट रखा गया है 18 जून और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं और 10 मई उनका जो लास्ट डेट है। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा तो आप सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए सही तरीके से। बहुत सारी चेंजेस हुए हैं और सारी चीज़ें मैंने आप सभी को क्लियर कर रखे हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को देखा करें और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं क्लियर करती हूँ। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम सारी चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, इन बदलावों पे बात नहीं करेंगे। हम बात करने वाले हैं पेपर 1 से रिलेटेड। यहाँ पर मैं आप सभी को जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर 1, यानी कि आप सभी को पता है कि 2 पेपर होते हैं, तो यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ पेपर 1। तो पेपर 1 में आपके 10 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। ठीक, 10 यूनिट से आपको सवाल पूछे जाएंगे और यहाँ पर आपको 10 यूनिट्स पढ़ने हैं। तो उसमें जो इम्पोर्टेंस टॉपिक है उसको मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में आप सभी को। जो 10 यूनिट है जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग एंड मैथ्स, लॉजिक रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन। ठीक, ये जो 10 यूनिट्स है उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ पर आप सभी को पता है कि अभी टाइम है नहीं। अभी मोटा मोटी आपके पास 45 से 50 दिन ही है। 18 जून को एग्ज़ाम होने हैं और आज हो गया आपका 2 मई। तो आपके पास इतने ही टाइम है। इस टाइम में आपको पूरे चीज़ों को नहीं पढ़ना, पूरे बुक्स को नहीं पढ़ना, पूरा जो सिलेबस है उसे नहीं पढ़ना, यहाँ पर स्मार्टली वर्क करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है, यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या आते हैं तो उनको एक सलाह दी जाती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको अलग से टाइम देना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पेपर 1 में जो 10 यूनिट्स है उसमें से जो आपके क्वेश्चन, यहाँ पर पर्टिकुलर एकदम फिक्स डे जो मार्क्स होता है वो नहीं पता है। यहाँ पर पहले ऐसा होता था कि हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक, 10 यूनिट से 10 में से सबके 5-5 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन हो गए। तो पेपर 1 में आप सभी को पता है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और तो अब ऐसा देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर कुछ सालों से कहीं से 10 पूछे गए हैं, कहीं से 7 पूछे गए हैं, कहीं से 3 पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर यहाँ पर हर यूनिट से 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, और इस बार आप सभी को पता है ऑफलाइन एग्जाम है। बार बार मैं आप सभी को क्लियर कर रही हूँ, हर वीडियो में मैं यहाँ पर जब भी यूजीसी नेट 2024 के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं क्लियर कर रही हूँ कि ऑफलाइन एग्जाम है, यानी कि OMR शीट पे एग्जाम होगी, पेन पेपर, जहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है वो भी आपको पेपर के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको जो सर्कल है, मैं इससे रिलेटेड एक अब वीडियो बना दूंगी जहाँ पर OMR शीट किस तरह से भरते, किस तरह से ऑफलाइन एग्जाम होते थे। पहले 2017-18 तक ऑफलाइन एग्जाम हुए, उसके बाद जो है वो CBT मोड में आया है। फिर इस बार देखने को मिल रहा है कि फिर से ऑफलाइन एग्जाम है। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या फॉल्ट है, क्या डिफ़ॉल्ट है, क्या बेनिफिट्स है, वो सारी चीज़ों पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें है, बहुत चीज़ है जो बहुत नुकसान भी है ऑफलाइन होने का और फ़ायदे भी है इसके अलग। तो हर चीज़ के दो होते हैं, एक फ़ायदा भी होता है तो एक नुकसान भी होता है। तो उस पर नहीं जाएंगे, आप सभी को अब फालतू चीज़ों में नहीं जाना। अब आपको ध्यान देना है सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर, अपने एग्जाम पर, सिर्फ उसी पे फोकस करना है। कोई भी नेगेटिव चीज़ों पे मत जाए, क्योंकि रूल रेगुलेशन बन के आ चुके हैं, उसको फॉलो करना है आपको, उसके अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पर आप कितना भी सोच लो या कितना भी आप बोल लो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी तैयारी आपके हाथ में है, आपको नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान दोगे तो फिर आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पर प्लस पॉइंट को पकड़िए, जो भी मिला है उसमें आप अपने लिए कुछ अच्छा खोजिए, अच्छा निकालिए और पढ़ाई करिए। और ज़्यादा टाइम है नहीं कि आप अब डिस्कशन करोगे, 6 महीने का टाइम है नहीं आपके पास कि आप आराम से सारी चीज़ें नोट्स बनाओगे, सारी चीज़ें करोगे। तो आपको, और जो 50 दिन है वो भी इनफ है इस एग्ज़ाम की तैयारी में। वो भी बहुतों ने किया है, बहुतों ने यहाँ पर बताया है कि 50 दिन या 1 महीने में अच्छे खासे टाइम देखकर यहाँ पर तैयारी की जा सकती है इस एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर पेपर 1 के जो इम्पोर्टेंस जो टॉपिक है वो मैं बता देती हूँ आप सभी को कि ये सब इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको
आपको कर लेने चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप अपने अनुसार पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन इन टॉपिक्स को कर लेना आपके लिए अच्छा होगा। अच्छी तरीके से आप तैयारी कर लोगे तो साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके चलना है। इस बार तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि मॉक टेस्ट करना है, यहाँ पर ऑनलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन प्रोसेस है, पेपर पेन पे है। तो आपको जितना आप लिखने में प्रैक्टिस करने में कर सकते हो, जितना फास्ट आप मैथ सॉल्व कर सकते हो, रीजनिंग सॉल्व कर सकते हो, पेपर में रफ के थ्रू जितना जल्दी प्रैक्टिस कर सकते हो वो आप कर सकते हो। अब आपके लिए यहाँ पर वही एक ऑप्शन है कि आपको खुद पेन कॉपी उठानी है और खुद प्रैक्टिस करनी है, खुद जो है यहाँ पर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बुक्स में आपको समझने की जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसमें किस तरह से पढ़ के बुक्स वाले पहले वाले प्रोसेस में आना है यहाँ पर। ठीक, अब चलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है यहाँ पर यूनिट्स वाइज मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिनको दोनों चीज़ सुटेबल लगती है आप दोनों चीज़ों में से किसी एक, अगर आपको हिंदी सही लगता है, हिंदी से आप तैयारी करते हो, हिंदी आपका स्ट्रांग है तो आप हिंदी से भी समझ सकते हो। यहाँ पर इंग्लिश से अगर आप करते हो तो यहाँ पर इंग्लिश से भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो लेकर आई हूँ। तो जो फर्स्ट यूनिट है हमारा, यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया कि तो यहाँ पर जो पेपर 1 है उसमें आपको 10 यूनिट्स है। उसमें फर्स्ट यूनिट में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको ये सारे टॉपिक्स कर लेने हैं। मैथ, यहाँ पर आप देख सकते हो 10 यूनिट्स में आपका ये सारे टॉपिक होना चाहिए। मेथड्स ऑफ टीचिंग, नेचर ऑफ टीचिंग, फैक्टर्स, यहाँ पर देख सकते हो ये इवोल्यूशन सिस्टम, आपका लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिकीज, आपका टीचिंग एड्स। यहाँ पर हिंदी वालों के लिए जिनको इंग्लिश में सूटेबल लग रहा है, जो इंग्लिश लैंग्वेज से तैयारी करते हैं तो उनके लिए इधर है, और जो हिंदी में जो तैयारी करते हैं, हिंदी में पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर है शिक्षण के तरीके, शिक्षण की प्रकृति, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, मूल्यांकन तंत्र, शिक्षार्थियों की विशेषताएं और शिक्षण में मददगार सामग्री। तो ये सारी टॉपिक्स है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो सेकंड यूनिट्स है वहाँ पर देख सकते हो आप जो रिसर्च एप्टीट्यूड आपका। तो यहाँ पर एथिक्स पढ़ लेना है, मैथोलॉजी पढ़ लेना है, टाइप ऑफ रिसर्च, थीसिस राइटिंग, फिर राइटिंग मैथोलॉजी ऑफ रिसर्च, फिर यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ द आईसीटी इन रिसर्च। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ रिसर्च वाले जो इंग्लिश से जिनको है, तो यहाँ पर आपको थीसिस, मैथोलॉजी, टाइप ऑफ रिसर्च, आपका थीसिस राइटिंग यहाँ पर जो है, फिर आपका राइटिंग मैथोलॉजी ऑफ रिसर्च, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। तो यहाँ पर देख सकते हो इथिक्स है, सॉरी रिसर्च एथिक्स है यहाँ पर फर्स्ट में। और उसके बाद हिंदी वालों का यहाँ देख सकते हैं अनुसंधान नीति शास्त्र, अनुसंधान क्रियाविधि, अनुसंधान के प्रकार, थीसिस लेखन, अनुसंधान का लेखन पद्धति, अनुसंधान में आईसीटी का अनुप्रयोग। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं हम जाएंगे जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसमें आपको क्या करना होता है, किस तरह से पढ़ना है। तो समझ बूझ कर पढ़ना, इसलिए ठीक है। पेपर 1 का सबसे आसान खंड होता है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कोई भी कर लेता है, अगर थोड़ी सी भी उनको समझने की जो उनकी जो पावर है, समझने की जो चीज़ है, वो कोई भी सारे मतलब मैक्सिमम लोग इस चीज़ को कर लेते हैं। मेरे ख्याल से 80 तो 90% इस चीज़ में इनको खुद कर लेते हैं, उनको पता होता है। बस थोड़ा सा अभ्यास करने की ज़रूरत होती है, यानी कि प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। तो आप प्रैक्टिस कर लेना और सही तरीके से ये हो जाएगा आपका। सेकंड है आपका, आगे जाते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तो जो है कम्युनिकेशन, यानी कि हिंदी में संचार। यहाँ पर देख सकते हो कम्युनिकेशन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिकीज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बैरियर्स, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक है, हिंदी वालों का देख सकते हैं संचार के प्रकार, संचार की प्रकृति और विशेषताएं, संचार बाधाएं और प्रभावी कक्षा संचार। ठीक, अब नेक्स्ट यूनिट में यहाँ पर हम जाते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग एंड मैथ्स। तो रीजनिंग और मैथ्स जिसको हिंदी में यहाँ बोला जाता है तर्क और गणित। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग आपका, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आपका, फिर अल्फ़ाबेट्स क्वेश्चन है आपका। मैथ्स में आपका एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सीरीज, टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन। तो ये जो आप करोगे, ये जो मैथ्स में ये सारी जो टॉपिक है, एवरेज, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें, वो आपका मदद करता है। जो डाटा इंटरप्रिटेशन है उस वाले यूनिट्स में भी आपको मदद करता है ये सारी चीज़ें। अगर आपका ये चीज़ स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स वाला पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, अगर एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सीरीज, टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन आपका अगर स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, तो आपको इसका बेनिफिट डाटा इंटरप्रिटेशन में दिखने को मिलता है। उसमें अच्छे खासे मार्क्स उठाए जा सकते हैं।
है, ठीक है। एक क्वेश्चन का 5 नंबर होता है, तो एक क्वेश्चन वहाँ पर एक क्वेश्चन में 5 सवाल पूछे जाते हैं, एक ही जो डाटा होता है उसके थ्रू यहाँ पर, तो उसमें आपको बेनिफिट होता है अगर आपका ये मैथ्स स्ट्रॉन्ग है। मैथ्स में भी आपको सब कुछ नहीं, यहाँ पर जो यहाँ पर एवरेज परसेंटेज जो पूछा गया है, बोला जा रहा है, उसे आप अच्छे तरीके से कर लेते हो तो एक तो आपका रीजनिंग मैथ्स वाले पोर्शन को कंप्लीट करता है। सेकंड, आपका जो डाटा इंटरप्रिटेशन जब आप करते हो तो जो कैलकुलेशन है वो फास्ट कैलकुलेशन में ये मदद करता है, क्योंकि अगर आपकी इसमें प्रैक्टिस अच्छी खासी है तो आराम से वहां पर आप समझते हुए कैलकुलेशन करते हुए निकाल लोगे, ठीक है। तो हिंदी वालों का यहाँ देख सकते हो कोडिंग, डिकोडिंग, खून के रिश्ते, दूरी एवं दिशा, वर्णमाला प्रश्न, गणित में औसत, प्रतिशत, अनुपात एवं अनुपात और समानुपात, साधारण और चक्रवृद्धि, व्यास, संख्या, श्रृंखला, समय, दूरी के प्रश्न, ठीक। अब नेक्स्ट यूनिट पे हम जाएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो लॉजिकल रीजनिंग है, जो तार्किक विचार जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, तो इंडियन लॉजिक, फिर एनालॉजिक्स, फिर डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, फिर आपका स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। तो ये सारी टॉपिक्स आपको करने हैं जो हिंदी में है। भारतीय तर्क, उपमाएं, निगमनात्मक, आगमनात्मक तर्क, तर्क की संरचना, ठीक। अब नेक्स्ट यहाँ जाते हैं नेक्स्ट यूनिट में, जहाँ आ जाता है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको हिंदी में डेटा व्याख्या कहते हैं, तो यहाँ डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको ये सारी चीज़ें यानी कि ये टॉपिक्स कर लेने हैं, जिसमें आपका है टेबल्स रिलेटेड क्वेश्चन, बार ग्राफ क्वेश्चंस एंड पाई चार्ट रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि हिंदी वालों का तालिकाओं से संबंधित प्रश्न, बार ग्राफ प्रश्न, पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न, ठीक। और नेक्स्ट यहाँ पर यूनिट, तो इस नेक्स्ट यूनिट में जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हिंदी में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी बोलते हैं, तो ये सारी जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कर लेना है जो टॉपिक है, इसमें आपको जो जनरल टर्मिनोलॉजी है वो करना है, बेसिक ऑफ द इंटरनेट है, ईमेलिंग, आपका वायरस टाइप्स क्वेश्चन आपको कर लेनी है, सोशल मीडिया, मेमोरी, जहाँ पर रैम एंड रोम से संबंधित जो है उसे आपको ठीक तरह से समझना है और उसे कंप्लीट कर लेना है, जिसको हिंदी में सामान्य संक्षिप्तीकरण और शब्दावली, इंटरनेट की मूल्य बातें, ईमेल करना, वायरस से रिलेटेड जो क्वेश्चन किए गए सवाल है वो, सामाजिक मीडिया, मेमोरी जिसमें आपका रैम एंड रोम जो आता है वो आपको कर लेना है पूरी तरह से अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट यूनिट पे जाते हैं यहाँ पर, तो ये है आपका इन्वायरमेंट, यानी कि जो पर्यावरण संबंधित यूनिट है उससे रिलेटेड है। यहाँ पर आपको कर लेना है, तो यहाँ पर आपको पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पॉल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना है, रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट आपका, और नेचर से जो खतरे हैं और जो प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ कर लेनी है। हिंदी में आपका ये जो टॉपिक है यहाँ पर जन विकास और एवं पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित प्रश्न, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण से जुड़े सरकारी योजना, प्राकृतिक खतरे और संबंध, ठीक है। इस यूनिट से आपको ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है। आप इस टॉपिक को करना अच्छे तरीके से, और आप और भी टॉपिक कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इन्हीं टॉपिक से सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं आप सभी को बता रही हूँ। नेक्स्ट जो यूनिट है वहाँ पर हम जाएंगे जो है आपका हायर एजुकेशन से। तो इस यूनिट में आपको पढ़ना है एजुकेशन इन द जो है भारतीय शिक्षा है उससे संबंधित। यहाँ तो यहाँ पर हायर एजुकेशन जिसको उच्च शिक्षा हिंदी में बोलते हैं उसमें आपको पढ़ना है एजुकेशन इन द यानी इंडिया। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ना है गवर्नमेंट स्कीम्स, यहाँ पर देख सकते हो रिलेटेड टू एजुकेशन। फिर टेक्निकल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, फिर इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट कमिटीज़ वेयर सेटअप जो रिलेटेड टू एजुकेशन आपका। फिर नेक्स्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हिंदी में प्राचीन भारत में शिक्षा, शिक्षा से संबंधित सरकारी योजनाएं, तकनीकी शिक्षा, मूल्य शिक्षा, महत्वपूर्ण संस्थान, शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सरकारी समितियां स्थापित की गई और नई शिक्षा नीति। ये सारी चीज़ें आपको जो यूनिट्स है उसके लास्ट यूनिट यानी कि 10th यूनिट्स में आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो आप सब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसके अलावा भी अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप इन टॉपिक्स को करोगे उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे। फिर रिविज़न में भी आपका फोकस होना चाहिए, रिविज़न के लिए भी आपके पास प्रॉपर अच्छे तरीके से तैयारी करना है आपको।
क्योंकि आप अगर सारी चीज़ें आप कंप्लीट भी कर लेते हो, सब कुछ आप पढ़ भी लेते हो, लेकिन रिवीजन आप सही तरीके से नहीं करते हो, बार-बार नहीं करते हो, तो हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में सही तरीके से उसका जो आंसर है नहीं दे पाओगे, भूल जाओगे। आपका जो माइंड है वो सही तरीके से उस चीज़ को नहीं बता पाएगा कि किस इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 100% यही होगा। रिवीजन करने से ये होता है कि आप 100% श्योर हो जाते हो, आपको क्लियर हो जाती है, और बार-बार उस चीज़ को पढ़ने से आपका माइंड भी सेट हो जाता है और आपको पूरी तरह से याद हो जाता है वो चीज़। तो आप जब भी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका माइंड एकदम तुरंत आपको जवाब देता है कि इसका जो आंसर है ये, जहाँ पर आपका टाइम भी बचता है और साथ ही जो आपका आंसर है वो भी सही हो जाता है। तो इस तरह से आप इन सारी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कर लेना, और जो पैटर्न है उसके बाद इस एग्ज़ाम का, उसके लिए भी मैं आप सभी को वीडियो बना दूंगी अलग से, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जो पेपर में एग्ज़ाम होंगे वो किस तरह से देने होंगे ऑफलाइन, क्योंकि 2017-18 के बाद से लोगों के जो सीबीटी मोड में देने की जो आदत हो चुकी है, बहुत लोग तो अलग से टेस्ट वगैरह देते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, तो उनको आदत हो चुकी है। अब सडनली उनको जो पेन पेपर में देना है, जिन्होंने पहले दे रखा है जो, तो उनको तो पता है किस तरह का पैटर्न होता है, लेकिन जो सीबीटी मोड से जिन्होंने इस एग्ज़ाम को देना ही स्टार्ट किया था, और या जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं इस एग्ज़ाम को, तो उनको क्लियर होना चाहिए। उनको वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को अलग से क्लियर कर दूंगी, और भी इससे रिलेटेड डाउट है पूछे जा रहे हैं, मैं उनके आंसर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।